ओके, आईएफसी। आईएफसी किसको किसको एप्लीकेबल है? ऑल पब्लिक कंपनीज को एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है ओपीसी एंड स्मॉल। प्राइवेट कंपनी को एग्जाम के अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो कौन से दो कंडीशन? टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे एंड बोरोइंग्स 25 करोड़ के नीचे। एक भी कंडीशन अगर टूट गया तो आईएफसी एप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद अपन ने गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में बोला था। गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में तुमको कौन गाइड करेगा? CNEG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और एक बार ऑडिट हो गया, तुमने उनको सबमिट कर दिया, वापिस से वो तुमको ऑडिट को भेज सकते क्या? यस, उस ऑडिट को कौन सा बोलते हैं? सप्लीमेंट्री ऑडिट ऐसा बोला जाएगा। कितने दिन में बोलना जरूरी है? 60 दिन के अंदर अंदर बोलना जरूरी है। उसके बाद अपन ने देखा था ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। किसकी ड्यूटी है? जो पर्सन अपॉइंट हुआ वही साइन करेगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो या एलएलपी के अंदर कौन साइन कर सकता है? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल, पार्टनर एम्प्लॉई नहीं कर सकता, पार्टनर ही कर सकता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही कर सकता है। और रिपोर्ट के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स रहेंगे वो क्या करना पड़ेगा उसको? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उसको रीड करके बताना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 143(9) एंड सबसेक्शन 10 उसको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने जरूरी है। एंड इसके बाद भी नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, चाहिए तो कुछ नए रूल्स ला सकती है जो ऑडिटर को फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद अपन ने देखा था रिपोर्टिंग फ्रॉड, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। सबसे पहले क्या चेक करो? फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर का या नीचे का है। अगर 1 करोड़ के नीचे का रहा तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी को कितने दिन में कम्युनिकेट करना? 2 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे? नेचर ऑफ फ्रॉड विथ डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व। तो ये 3 चीजें तुमको बतानी पड़ेगी रिपोर्ट के अंदर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या करेंगे? नेचर ऑफ फ्रॉड विथ डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, ऊपर से कॉपी पेस्ट। थर्ड पार्टीज, पार्टीज का नाम कब लेंगे? अगर एक्शन नहीं लिया रहेगा तो उनका नाम लेंगे। अगर एक्शन ले लिया है तो कौन सी एक्शन लिए वो बताना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है तो किसको कम्युनिकेट करना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को ही रिपोर्ट करना। कितने दिन में? 2 दिन में। फिर उसके बाद क्या करना? 45 डेज वेट करना उनका रिप्लाई आने के लिए। अगर उनका रिप्लाई आ गया तो फिर क्या करना? 15 डेज में किसको रिपोर्ट करना? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? रिपोर्ट, रिप्लाई एंड तुम्हारा उसके ऊपर क्या कमेंट था वो देंगे। अगर 15 डेज 45 डेज में उनका रिप्लाई नहीं आया फिर इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को बात करो और क्या बोलना? रिपोर्ट और एक नोट लिखना। क्या नोट लिखना? सामने वाले रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये तुमको लिखना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में होता है ये? ADT 4 फॉर्म में तुमको ये लिख के भेजना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रेटरी को और तुम्हारे पूरी डिटेल्स उनको लिखना जरूरी है। और ये सेम सेक्शन किसको किसको एप्लीकेबल है? CA, CS, CWA, ये तीनों के तीनों का एप्लीकेबल है। अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो 1 लाख से लेके 25 लाख की पेनाल्टी लगेगी। और ये मुटाटिस मुटेंडिस सेक्रेटरी को, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट ऑडिटर को भी एप्लीकेबल रहेगा। बट अगर ये फ्रॉड रिपोर्ट करेंगे तो तुम्हारा सीक्रेसी वाला क्लॉज टूट जाएगा। फिर हाँ, तो ये सेक्शन सीक्रेसी वाले तुम्हारे सेक्शन को प्रिवेल करेगा। तो बेसिकली अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फ्रॉड रिपोर्ट करते हो तो ऑडिटर की तरफ से कोई ब्रीच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। धन्य है। हाँ, फिर अपन आए कारो, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर।
2020 किसको किसको कंपल्सरीली एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कुछ कुछ लोगों को ही एक्सेप्शन है, किसको किसको? बैंकिंग कंपनी। क्यों उनको एक्सेप्शन है? उनके लिए स्पेसिफिक एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और उनको गवर्न करने वाला कौन है? आरबीआई है। और उनका ऑडिट रिपोर्ट कैसा है? LFAR नाम का उनका ऑडिट रिपोर्ट आएगा, उसके अंदर उनको रिपोर्ट करना है, इसलिए कारों में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और किसको एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि इनको देखने वाला कौन है? IRDA, इसके लिए इधर से नहीं है। फिर सेक्शन 8 कंपनीज कैसे होते हैं? नॉन फॉर प्रॉफिट होते हैं। और किसको किसको नहीं है? OPC एंड स्मॉल, इनको एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल कब नहीं रहेगा? हाँ, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो फिर इनको एग्जाम्प्ट है। तीनों कंडीशन में क्या क्या है? कैपिटल कितना? 1 करोड़ से कम, बोरोइंग 1 करोड़ से कम, एंड रेवेन्यू सेल्स 10 करोड़ से कम अगर रहा तो फिर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तीनों में से एक भी अगर कंडीशन टूट गया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर टोटल 21 क्लॉजेज है। 21 क्लॉज ये जो है बेसिकली एप्लीकेबल रहेगा। और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS को एप्लीकेबल के कारो नहीं है। एग्जाम्पल मैंने दिया था टाटा एंड सन्स के केस में, क्योंकि ये सबका कंसोलिडेट करते फिरेंगे, तब इनको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसका एक मेमोरेटिक लिख दिया है, फील द CS उड़ी बाबा फ्रॉड निधि रिलेटेड पार्टी निकली, IS टू NRC रेजिग्नेशन करो, अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। ये मेमोरी टेक्निक का इंपॉर्टेंस ये है कि तुमको सीरियली याद रखना कंपलसरी है। यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। F stands for fixed asset, I stands for L loan given to others, L loan under section 185 and 186, D deposit, public deposit section 73 to 76, yes, C cost records under section 148 subsection 1, yes, statutory dues। इसमें से कल अपन ने F देख लिया था, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के रिलेटेड तुमको क्या क्या देखना है? क्वांटिटेटिव डिटेल्स, सिचुएशन सब मेंटेन, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। मैनेजमेंट की तरफ से फिजिकली चेक होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हैंडल हुआ वो बोलना चाहिए। उनके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चेक करो, प्रॉपर डिटेल्स है कि नहीं वो चेक करो। ड्यूरिंग द ईयर अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो प्रॉपर वैल्यूअर का सर्टिफिकेट है कि नहीं देखो। 10% के ऊपर अगर चेंजेस है पूरे ब्लॉक का, एक पर्टिकुलर असेट का नहीं, पूरे ब्लॉक का, तो फिर उसको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट कोई चीजें पेंडिंग है, लीगल कुछ पेंडिंग है, तो तुमको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कारो कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020 सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 के अंदर ये किसको किसको एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी, नॉट पब्लिक, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन, एक्सेप्ट किसको किसको नॉट एप्लीकेबल? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, OPC, स्मॉल एंड प्राइवेट को भी एग्जाम्प्ट। बट कितने कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे? 3। कौन से 3? प्रोडक्ट कैपिटल एंड रिजर्व लेस देन 1 करोड़, बोरोइंग्स, सेल्स। अगर तीनों भी कंडीशन या तीनों में से एक, तीनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हाँ, तो एप्लीकेबल नहीं है। तीनों में से एक भी कंडीशन तो भी एप्लीकेबल। बेसिकली लिस्टेड को तो एप्लीकेबल ही चाहिए, पब्लिक को तो एप्लीकेबल ही चाहिए, इनडायरेक्टली ये सब सबको एप्लीकेबल हो ही जाएगा। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल PTD नाम सुने? PTD किसको बोलते हैं? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। उसके लिए कार्य एप्लीकेबल है क्या? क्यों नहीं है? सेक्शन 8 कंपनीज में आएगा तो PTD को एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, SBI को एप्लीकेबल है, ICICI प्रूडेंशियल,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसको भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बजाज फाइनेंस को एप्लीकेबल है, क्योंकि बजाज फाइनेंस इज नॉट अ बैंकिंग, वो क्या है, एनबीएफसी में आता है, तो उसको एप्लीकेबल है। मुथूट फाइनेंस एप्लीकेबल या नहीं, एप्लीकेबल है क्योंकि वो एनबीएफसी है, तो वापस से ये उनको नहीं रहेगा। ओके, ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी एलएलपी एप्लीकेबल है या नहीं है? हाँ, कंपनी एक्ट में, तो एलएलपी में क्यों आएगा, वो कारों सिर्फ कंपनीज के लिए है, तो एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है। मेमोरी टेक्निक पहले 7 पॉइंट के लिए क्या है, फील द CS, F R L loans given to other, L loans under section 185 and 186, इसमें क्या होता है, निगेटिव लिस्ट होती है। D डिपॉजिट अंडर सेक्शन 73 to 76 पब्लिक डिपॉजिट्स का। C कॉस्ट रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1, तुमको जाके चेक करना है कि सच में मेंटेन हुए हैं या नहीं। एंड S स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफ, ये सब के सब पेमेंट हो जाने चाहिए। उड़ी बाबा, उसमें का उड़ी हो गया अपना यू। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एज पर इनकम टैक्स आईटी एक्ट सेक्शन 43, मतलब इनकम टैक्स की रेट गिरी और कुछ हुआ तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड फॉर किया है कि नहीं, वो सब। ईडी का डी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स। अब ये वाला लोन कौन सा, तुमने लिया वाला या दिया वाला? ये तुमने लोन लिया है और उसमें कुछ अगौपना करे। एंड आईपीओ मनी में क्या चेक करना है, हाँ, जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है या नहीं, वो चेक करना है। ये सब चीजें चेक कर रही थी क्या कल? इन्वेंट्रीज एंड फिक्स एसेट पहले देख लिए, तो जिसके अंदर अपने को चेक करना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। कौन चेक करना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन? मैनेजमेंट। तुम क्या करेंगे, वो चेक करेगी नहीं, वो तुम चेक करेंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड होने चाहिए, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए। रिवैल्यू कर सकते हैं क्या एसेट्स को? सर आपकी इच्छा करना है तो करो। हाँ, वैल्यूअर से करवा के लो, अगर 10% के ऊपर का है तो उसको रिपोर्ट करो, ये तुम्हारा काम है। और बेनामी प्रॉपर्टीज या फिर ये कुछ है प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग, तो वो बोलो। जितनी भी एसेट्स ओनरशिप है वो सब चेक करो। इन्वेंट्री के केस में भी सेम, अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो तुमको 10% के ऊपर ये करना है। 5 करोड़ के बारे में क्या बोला था, अगर बैंक से लोन लिया है 5 करोड़ के ऊपर तो बैंक को क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट भेजना पड़ता है। वो स्टॉक स्टेटमेंट, रियल स्टॉक स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तीनों तुमको मैच करने हैं। फिर अगर तुमने लोन्स और एडवांसेस दिए तो 2 पार्टियों में डिवाइड करो, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट को कितना लोन दिया और इनको छोड़ के बाकी लोग को कितना दिया है। इनके लोन एग्रीमेंट प्रेजुडिशियल टू द कंपनी तो नहीं है, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स वगैरह ये सब चीजें चेक करो। रिपेमेंट रेगुलर आ रहा है कि नहीं देखो, नहीं आ रहा तो तुमने क्या एक्शंस लिए रिकवरी के लिए, कितने दिन वेट करना, 90 डेज। उसके बाद रिकवरी एक्शंस के लिए क्या चेक किया वो देखो। ये भी देखो कि ऐसा तो नहीं हो रहा किसी को लोन दिया उसको इंटरेस्ट के लिए और एक्सप्रेस लोन दिया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें चेक करो, अगर है तो यहाँ पे रिपोर्ट करो। और वैसे लोन, पूरे लोन का कितना प्रतिशत है वो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 185, 186 में निगेटिव लिस्ट दिए, किसको किसको लोन नहीं देना, और नहीं देना बोला और तुमने उनको लोन दिया है तो वो लिखो यहाँ पे। या फिर एक लिमिट दी रहती है उतना ही लोन देना, वो लिमिट को तोड़ा तो भी यहाँ पे लिखना चाहिए। पब्लिक डिपॉजिट सेक्शन 73 to 76, तुमको जो भी रूल्स रेगुलेशंस बोले वो सब तुमको फॉलो करने हैं। अगर उसका कुछ रूल तोड़ा है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, आरबीआई, ये तुमको कुछ ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर फॉलो हुआ कि नहीं वो चेक करना सीए का काम है। सेक्शन 148 के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं वो तुम्हारा देखना है। अनडिस्प्यूटेड जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है प्रॉपरली टाइम पे ड्यू है कि नहीं, पेड है कि नहीं देखो। 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 6 मंथ्स के ऊपर के जितने भी है तुम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे।
मेयर रिप्रेजेंटेशन भेजा है तो उसको डिस्प्यूटेड इनकम ऐसा नहीं पकड़ेंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स की रेड गिरी और उसके अंदर कुछ असेसमेंट हुआ तो उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया कि नहीं, ये तुम्हारा काम है चेक करना। लोन अगर डिफॉल्ट करते हो तुम तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना। विलफुल डिफॉल्टर नहीं, विलफुल डिफॉल्टर एग्जाम्पल किसका दिया था, नीरव मोदी का। अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो यहाँ पे लिखो। या फिर तुमने लोन का पैसा डाइवर्ट किया, इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, मुद्रा लोन गारंटीड नहीं था तो तुमने बिजनेस का लोन किसी और जगह यूज किया, या हाउसिंग लोन लेके तुमने बिजनेस को यूज किया। ऐसा कौन क्यों करेगा हाउसिंग लोन बिजनेस के लिए? हाँ, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, बिजनेस का ज्यादा है, तो ऐसा नहीं। शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी की लोन ले रही है, सब्सिडरी होल्डिंग के लिए लोन ले रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो तुमको रिपोर्ट करना है। फिर आईपीओ के केस में जितना भी पैसा जिस पर्पज के लिए यूटिलाइज बोला है उसी पर्पज के लिए तुमने करना चाहिए। 11th हुआ था क्या? नहीं, किधर तक कुछ हुआ था? ओके, तो कल अपन ने कारो देखा था। व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक ऑफ कारो? फील द सीएस Baba from Nidhi related party निकली, IS to NRC रजिस्ट्रेशन करो, अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांसफर एडवर्स होगा। एफ फिक्स्ड एसेट, आई इन्वेंटरीज, एल लोन टू अदर्स, यू लोन अंडर सेक्शन 185 and 186, डी deposits under section 73 to 76, C cost records under section 148 subsection 1, yes sir। statutory dues section कल नहीं बोला था, अदरवाइज याद रखना है, ठीक है। एस statutory dues, पूरी बाबा का यू unrecorded transaction disclosed under income tax act section 43, तो जब भी रेड गिरेगी तब का था। D default in repayment of loans and borrowings, I IPO उसका money utilized from initial proceeds। तो भी बाबा फ्रॉड के केस में क्या था, फ्रॉड इज कमिटेड, तो उसमें क्या क्या था, सेक्शन 133 सबसेक्शन 12, तो उसके हिसाब से पहले क्या चेक करो, 1 करोड़ का है कि नहीं, छोटा रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को कांटेक्ट करो, रिपोर्ट दो, अमाउंट बोलो, पार्टीज इन्वॉल्व बोलो, फिर वो उनकी डेट रिपोर्ट में लिखेंगे। 1 करोड़ के अगर ऊपर का रहा तो फिर 2 दिन के अंदर उनको बोलो, 45 डेज में उनसे रिपोर्ट लो, अगर आया तो 15 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं आया तो इमीडिएटली। ये सब फ्रॉड में करना है। उसके बाद निधि कंपनी में 1:20 रेशियो किसका, डिपॉजिट्स टू नेट ओन फंड्स, एंड 10% क्या होना चाहिए, टर्म डिपॉजिट अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज के अंदर। एंड रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 177 एंड 188, 177 में ऑडिट कमेटी के बारे में बोला और 188 के अंदर क्या बोला है, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों भी पास करना जरूरी है और एक रजिस्टर मेंटेन भी करना है। फिर उसके बाद IAS का आई इंटरनल ऑडिट सिस्टम प्रोपोर्शनेट टू द साइज एंड स्ट्रक्चर, IAS पूरा से सॉरी, हाँ, तो IAS के बाद क्या है, वो IAS NRC एन नॉन कैश ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन 192। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, वो पढ़े थे अपन, कौन सा सेक्शन 192। 1R RBI का क्या करो, NBFC का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसके अंदर प्योर CIC कंपनीज का देखो, वो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है वो स्टिल एप्लीकेबल है कि नहीं, वो सब चीजें चेक करना। NRC C कैश लॉसेस, कैश लॉस कैसे निकालते हैं, टोटल लॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करें, स्टिल अगर लॉस है तो यहाँ पे
रिप्रेजेंट करो। तो रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो यहाँ पे बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वैसे भी पूछ रहे, तो फिर इधर क्यों? ये रिन्यूअल था, ये रेजिग्नेशन है। फाइनेंशियल रिसोर्स में क्या चेक करना? प्रॉपरली तुम लिक्विडिटी मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं, वो इसमें चेक करना है। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट स्पेंड एज पर सेक्शन 135 किसके बारे में बात करता है? CSR के 2% फंड तुमको प्रॉपरली ट्रांसफर होने देखो। एंड लास्ट में क्वालिफिकेशन और एडवांस रिमार्क्स इन कारो बाय ऑडिटर इन CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चेक करो कि कोई एडवर्स रिमार्क है तो सबके एडवर्स रिमार्क एक साथ लाओ। जितने कंपनीज अंडर है, टाटा एंड सन्स का एग्जांपल दिया था, 500 कंपनीज है तो 500 कारों बनेंगे, 500 कारों का एक यहाँ पे एप्लीकेबल है। कारों किसको किसको एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, स्मॉल, OPC, प्राइवेट। प्राइवेट को भी एग्जाम्पल प्रोवाइडेड 3 कंडीशन, कैपिटल 1 करोड़, लोन 1 करोड़, सेल्स 1 करोड़। तो उसके नीचे रहा तो एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है। इसके ऊपर का एक भी कंडीशन था एप्लीकेबल। किधर तक खड़े थे? हाँ, और ये भी बोला अगर कुछ अनफेवरेबल कमेंट है तो उसके रीजंस तुमको देना पड़ेगा। ये पढ़े थे कि नहीं नीचे वाले? अगर कुछ अनफेवरेबल कुछ लिखते हो तो उसके बेसिस लिखना पड़ेगा। मन में आया बोल के वेदर द कंपनी कंडक्ट, मतलब कंपनी में फ्रॉड हुआ क्या, फिर लिख दो यस। कैसे यस? प्रूफ तो दो, प्रूफ देने पड़ेंगे, बेसिस लिखना पड़ेगा। इफ योर ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फिर अगर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता है, क्यों नहीं? रीजंस दो। सामने वाले ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, चेकिंग नहीं हो रही है, कुछ भी था, वो रीजन तुमको देना जरूरी है। ठीक है? पक्का? डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट। तो डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट कब करेंगे? तो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो फॉलो नहीं हुए तो फिर डिस्क्लोज करना, देन तुम्हारा डिस्क्लोज करना काम बनता है। अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे नहीं हुआ तो डिस्क्लोज करो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन होना चाहिए, नहीं हुआ तो डिस्क्लोज करो। या फिर होना नहीं चाहिए था और फिर उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं किया तो फिर डिस्क्लोज करो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो पहले चेक करो कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज हुई तो इंपैक्ट मटेरियल है क्या। अगर मटेरियल नहीं है तो इग्नोर करो यार, क्या फर्क पड़ता है। अगर मटेरियल है तो फिर क्या करना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से एग्जाम्पशन दिया वाला है क्या, मतलब चेंज करने को अलाउड है क्या। अगर अलाउड नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर चेंज करना अलाउड है तो डोंट क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट, सिर्फ डिस्क्लोजर इन अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना चाहिए। अगर नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं लिखा है देन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तुमको ये लिखना पड़ेगा। एज पर अदर एक्ट्स चेक करो कि क्वालिफाइंग ऑडिट रिपोर्ट नेसेसरी है क्या। अगर है तो क्वालिफाई करो, नहीं है तो सिर्फ डिस्क्लोज करो। क्या बोला है? अकाउंटिंग पॉलिसी इमटेरियल है, इग्नोर। मटेरियल है, कंपनी एक्ट में जाके चेक करो एग्जाम्पशन है क्या। अगर नहीं है तो क्वालिफाई, अगर है तो डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने तो तुम तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो। एंड बाकी अदर एक्ट के हिसाब से देखो। फिर डिस्क्लोज इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट क्वालिफिकेशन, तो इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट अ क्वालिफिकेशन। मतलब इसका एग्जांपल क्या बोला था, एक लड़का आया तो उसमें एम है क्या, कुछ गलत बातें है क्या, नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहे, तो वो होता है इफ डिस्क्लोजर इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन देन इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट अ क्वालिफिकेशन। एंड ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ में इसका रेफरेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऑडिटर्स ओपिनियन में दे देंगे तो अननेसेसरी एक आधी चीज को बढ़ावा मिल जाएगा। सिर्फ तुमको पता रहने के लिए तुम बता रहे हो कि शेयर होल्डर शुड बी इन्फॉर्म, इसके लिए तुमने उनको बताया है।
फिर उसके बाद अपन ने देखा था ऑडिट ऑफ ब्रांच अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें चेक करना, 4 ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकल रह सकता है। ये 4 चीजें चेक करने के बाद हेड ऑफिस पे रखना चाहिए। तो कहां पे रखना चाहिए ये चीज? एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 हेड ऑफिस पे ही होना बहुत जरूरी है, या ब्रांच ऑफिस पे रहा, ब्रांच की बुक्स ब्रांच पे रह सकते हैं, उसमें कंडीशन है कि उनको पीरियडिकली इनको अपडेट करना। अदर प्लेस पॉसिबल है क्या? है 3 कंडीशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लेना, बोर्ड रेजोल्यूशन, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना और उसको एड्रेस देना जरूरी है। ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा? ब्रांच का ऑडिट अगर ब्रांच इंडिया में है तो जो प्राइमरी जो मेन ऑडिटर है वो करेगा हेड ऑफिस का ऑडिटर, या फिर ब्रांच के लिए नया ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, बट वो कौन होना चाहिए? एज पर सेक्शन 139 एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना जरूरी है। अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो एक तो कंपनी का ऑडिटर करेगा, या फिर जिस कंट्री में है उस कंट्री का अकाउंटेंट, या उस कंट्री का ऐसा पर्सन जो ऑडिट करने के कैपेबल है। जैसा कि मैंने बोला कनाडा उधर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो सीपीए भी कर सकता है, तो वो भी अलाउड है। ब्रांच ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? प्राइमरी ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर को रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑडिटर जाके चेक कर सकता है क्या ब्रांच के? यस, चेक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ब्रांच का कोई ऑडिटर है और प्रिंसिपल ऑडिटर है तो उसके काम पे भरोसा रखना चाहिए क्या? नहीं, उसने रखना चाहिए। सीए भाई फैक्टरिटी बिलीफ तो रखना चाहिए, अनलेस अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस आता है जिसके जिससे तुमको ऐसा लग रहा है कि इसके काम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तभी। तो और SAAE सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस उसके काम से निकलवा के लो, नहीं है तो तुम जाके चेक कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को क्या क्या बोल सकता है या क्या क्या बोलना चाहिए? शुड एडवाइस कोऑर्डिनेशन, भाई तुम्हारा ऑडिट कब शुरू होना, कब खत्म होना, क्या चल रहा, ये कोऑर्डिनेशन करा लो। कौन से मैटर को ज्यादा ध्यान देना वो ये इसको बताएगा। जो कॉन्ट्रा एंट्रीज है हेड ऑफिस एंड ब्रांच के एंट्रीज, उसको ढंग से देखो, ये बोल सकता है। एक टाइम टेबल बना सकता है कि कब कौन सी चीज कंप्लीट होना है, ये प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को एडवाइस देगा। प्रिंसिपल ऑडिटर शुड एडवाइस द अदर ऑडिटर फॉर, किस चीज के लिए? significant accounting, auditing and reporting requirements, obtain representation as to compliance with them, discuss audit procedure, checklist बना के दो और नेचर टाइम एंड एक्सचेंज डिसाइड करो। तो ये सब चीजें ब्रांच ऑडिटर के साथ करनी चाहिए। और ब्रांच ऑडिट ऐसे 600 के हिसाब से होगा ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिटिंग रूल्स। मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब करना चाहिए? 35 करोड़ या फिर उसके ऊपर, एग्जैक्ट 35 करोड़ का एप्लीकेबल है। यस, क्या करना चाहिए तब? मेंटेन करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट। जो कॉस्टिंग के 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में 6 से 7 कंपनीज आते हैं, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, स्टील, फार्मा, फर्टिलाइजर एंड शुगर। और इसमें बहुत सारे हैं, वन ऑफ देम इज स्टील, रबर, टर्बो, आयरन, ये सब। तो इनके केस में जो रेगुलेटेड सेक्टर्स है उनको कितना होना चाहिए? टोटल टर्नओवर 50 करोड़ या मोर। और जो कॉस्टिंग में कवर होते हैं वैसे ही प्रोडक्ट का 25 करोड़ या मोर, तो फिर क्या होगा? ऑडिट एप्लीकेबल रहेगा। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में टोटल टर्नओवर 100 करोड़, जो कॉस्टिंग में उसका 35 करोड़ और मोर, तो कॉस्टिंग ऑडिट एप्लीकेबल होगा। कौन से फॉर्मेट में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने? CRA 1 and audit CRA 3, not applicable to MSME। इतना ही ध्यान में रखो, ये 2, 3 और 4 है ना, कट मारने का याद दो तुमको जब प्रिंट मिलेगा या फिर फोटोज में है तो। एक्चुअली पहले मॉड्यूल में था, अभी मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है, ये 3 चीजें सिर्फ MSME को एप्लीकेबल नहीं है, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑडिट देखा था, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर्स, उनका टर्नओवर लिमिट्स बुक्स ऑफ अकाउंट 35 करोड़ के ऊपर रेगुलेटेड है तो 50 करोड़ टोटल, 25 करोड़ सिर्फ कॉस्टिंग वाले। अगर नॉन रेगुलेटेड है तो टोटल 100,
और कॉस्टिंग वाले 635 ये सब देखा था, किसको एप्लीकेबल नहीं है। कल के एक लेक्चर में मैंने बोला था कि ये नीचे वाले कट कर दो, वैसा कुछ भी नहीं है। मॉडल में आगे जाके पढ़ेंगे तो इतने पूरे 1 से लेके 4 तक सबको एप्लीकेबल नहीं है, दे आर ऑल एक्सक्लूडेड। अलग अलग पार्ट में तुमको कहाँ ना कहाँ पे तो मॉडल में मिल जाए। फिर अपन ने देखा था हु कैन बी कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनेगा, उसका रेम्यूनरेशन मेंबर डिसाइड करेंगे। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता है। जैसे अपने ऑडिट की ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट की भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, वो उनको अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ही कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज बोलना बहुत जरूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद, और उनको कॉस्ट ऑडिट 180 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में? CRA 2 फॉर्मेट में। सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर शैल ऑब्टेन, तो उससे क्या क्या लेके आना कि उस ऑडिटर से जिसको अपॉइंटमेंट किया है तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। जो अपने बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने को रूल्स है सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशन को, उनको भी एप्लीकेबल रहेंगे। उनके पास जो लिमिट है, जैसे आपने सीए के BC कंपनीज के ऑडिट कर सकते हैं, वैसे कंपनी लिमिट के अंदर होना चाहिए। उनके आगे कोई केस नहीं चालू है, ये उनसे लिख के ले लो। रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जैसा सीए को निकालते उतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। रिमूव कर सकते क्या ऑफिस से? यस, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, बस बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सीए को करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर जनरल मीटिंग, ये सब इनको करने की जरूरत नहीं है। बस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन ले लो और इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिटर को। और जो भी रिमूवल की रीजन है वो राइटिंग में लिख के ले लो। और जैसे ही नया कोई कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है। ये तो हुआ अगर रिमूव करने का है। कॉस्ट ऑडिट तो खुद से कभी भी रिजाइन कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी कब होती है? डेथ या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, रिमूव हो गया, उस टाइम के केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज अपॉइंट कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने नया ऑडिटर अपॉइंट किया है। रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, अगर ऑडिट कमिटी वाला सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 177, तो फिर ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे एंड शेयर होल्डर्स रेटिफाई करेंगे। रिकमेंड करना मतलब सजेशन देना, अप्रूवल मतलब डिसीजन, रेटिफाई मतलब इन्फॉर्म। तो बेसिकली ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगी, बीओडी अप्रूव करेगी, शेयर होल्डर रेटिफाई करेंगे। अगर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल ही नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर देंगे। जो अपने क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर, ड्यूटीज, ये सब इनको एप्लीकेबल है कॉस्ट अकाउंटेंट को। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, पहले CMA वाला जो भी कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो CRA 3 में 180 डेज जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके कमेंट्स वगैरह लिख के दे देगा। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी, जो ऑडिटर ने रिजर्वेशन एंड क्वालिफिकेशंस जो कमेंट्स लिखे थे उसके रिप्लाई भी देंगे, एंड XBRL में अपलोड भी करेंगे। XBRL एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, क्या बोला था इसका मतलब? ऑल ओवर द वर्ल्ड का सेम फॉर्मेट, ठीक है। इफ कंपनी गेट एक्सटेंशन फॉर AGM, 3 महीने का जनरली एक्सटेंशन मिलता है। अगर AGM को एक्सटेंशन मिला तो तुम्हारे कॉस्ट ऑडिट को भी एक्सटेंशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल कोई भी चीज मंगा सकते हैं। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड सेम एज CA, इनको भी है वो 1 करोड़ वाला चार्ट, 1 करोड़ से कम, ज्यादा, 15 दिन, CG, 45 डेज, ये सब है ना, तो वो सब इनको भी एप्लीकेबल है। उसके बाद अपन ने देखा था ज्वाइंट ऑडिट। ज्वाइंट ऑडिट मतलब एक आधा बड़ा क्लाइंट है, लिस्टेड है, तो उसके केस में 2 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ आके ऑडिट करेंगे। उसके एडवांटेजेस, एक्सपर्टाइज शेयर होता है, कंसल्टेशन कर सकते हैं, वर्कलोड कम हो जाता है, परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, क्लाइंट को इंप्रूव सर्विस मिलेगी, लोकेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, स्टाफ भी अच्छे से ट्रेन हो सकता है। तो ये सब ये सब फायदे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? फीस शेयर हो जाएगी, ईगो इश्यूज आएंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है किसी को, या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। कॉमनली एक आधा पर्टिकुलर पार्ट निग्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि सबको लगेगा कि ये पार्ट दूसरा करेगा और कोई भी नहीं किया। तो और लायबिलिटी किसकी है, इसके ऊपर इश्यूज आ सकते हैं। तो लायबिलिटी किसकी है, इसके लिए एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है?
जो भी काम डिवाइड हुआ है वो एक डॉक्यूमेंट पे लिखो, उसे साइन करो, और जो काम डिवाइडेड नहीं है उसके लिए कौन लाइबल? सभी जॉइंटली लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो कोई भी जॉइंट ऑडिटर है वो एंड की मैनेजरल पर्सन प्लानिंग में सब लोग इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। कौन सी चीजें सब में करना है? जिसको जो काम एलोकेटेड है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी चीजों के लिए सभी के सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो बाकी चीजों में क्या करना चाहिए? बाकी टीम मेंबर्स को लेके तुमने प्लान बनाना चाहिए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, फिर एरिया को डिवाइड करो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करो कि क्या अपने मेन ऑडिट का पर्पस क्या था, फिर उसके बाद टीम एफर्ट्स को डायरेक्शन दो कि कौन क्या काम करेगा, ये सब चीजें तुमको करनी थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि अपॉइंटमेंट लेटर है वो एक देना है क्या? ये सबको अलग अलग, सब में एक आया तो भी इनफ है, अलग अलग देने की कोई जरूरत नहीं है। जब ओपिनियन में प्रॉब्लम आता है जॉइंट ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? मेजॉरिटी लेके डिसीजन ले लेना नहीं, फिर हर एक जन अपना अपना ओपिनियन अलग दे सकता है, बिकॉज उस ओपिनियन के लिए वो भी उतना ही लायबल रहेगा। ठीक है, तो ये अपने इतना देखा था फॉर जॉइंट ऑडिट। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट उसके हिसाब से है, तो ये सब तुमको करना पड़ेगा। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर जितने सेक्शंस दिए कंपनीज एक्ट के उसमें से अगर कोई कॉन्ट्रवीन होता है तो क्या पनिशमेंट्स है? सेक्शन 139 से लेके 146 तक अगर कोई ब्रीच होता है तो कंपनी को 25,000 से लेके 5 लाख, और जो ऑफिसर इन्वॉल्व है उसको 10,000 से लेके 1 लाख तक, और प्लस कॉम्बो ऑफर 1 ईयर जेल। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, ऑडिटर के लिए क्या है? सेक्शन 139, 143, 144, 145, इतने के लिए 25,000 से लेके 5 लाख और 4 टाइम्स द फीस कितना देना पड़ेगा? जेल नहीं होगी। जेल सिर्फ अगर तुमने नोइंगली या विलिंगफुली किया है तो ही तुमको जेल की प्रोविजन है। उसके केस में क्या हो जाएगा? सब कुछ डबल हो जाएगा, 25 से 5 की जगह 50 से 25 लाख, और 8 टाइम्स द ऑडिट फीस ये तो देना पड़ेगा, प्लस 1 साल का जेल ये तुमको ऑडिटर को देना पड़ेगा। प्लस क्या करना पड़ेगा? जो भी फीस कंपनी के लिए उनको वापस करो, एंड जो भी डैमेजेस हुए वो भी देना पड़ेगा। डैमेजेस रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट किसी ना किसी को तो पीछे लगा देगी। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के, जो सीए के पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर क्या है? सीए पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी सिविल लाइबिलिटी है उसके लिए पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है, बट फॉर क्रिमिनल जो पार्टनर इन्वॉल्व है सिर्फ उसको ही क्रिमिनल लाइबिलिटी रहेगी, बाकी पार्टनर्स को क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।